यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस वाले मामले पर लगातार मैं इस चीज़ों को कवर कर रहा था। पुरानी पेंशन को लेकर हम लोगों ने जो धरना प्रदर्शन को भी जो कवर किया था, वहाँ से भी कई चीज़ें सामने आई थी सर। लेकिन जब जब सरकार की हम लोगों ने प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, सरकार तो संसद से लेकर सड़क तक तमाम जगह कह रही है कि पुरानी पेंशन को लेकर अभी कोई ऐसी मंशा नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है, हम कर नहीं सकते। लेकिन सर तमाम कर्मचारी संगठन इस बार का भी जो 51 पेज का मेमोरेंडम जो सबमिट किया, उसमें बहुत प्रमुखता से वो बात लिखी हुई थी कि अब हमें जो है ओपीएस चाहिए। इस बात पर आपका क्या कहना है? विशाल जी, देखिए, गवर्नमेंट हर बार ये कहती आई है कि गवर्नमेंट शिफ्ट कर रही है पुराने पेंशन पैटर्न से एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम पर। एक ऐसा कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम जिसमें कर्मचारी की पेंशन के लिए केवल सरकार ही पैसा ना दे, बल्कि कर्मचारी की जेब से भी पैसा निकाला जाए, वो भी अपनी पेंशन के लिए व्यवस्था करना शुरू करे। ठीक है, हमने ये बात मान ली कि चलो ठीक है, कंट्रीब्यूटरी है। तो सरकार फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के आई। सबसे पहले एनपीएस में 2-3 बार बदलाव किए, डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प भी दिया। तमाम तरह के बदलाव सरकार को करने पड़े। लेकिन ये कोई मतलब जो है व्यापार नहीं है। पेंशन पेंशन एक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को पूरा करने के लिए बनाया गया जरिया है, ताकि जो 30, 32, 35 साल तक जो देश की सेवा देते हैं उनको बुढ़ापे पर, क्योंकि आपने क्या कर दिया, सरकार ने ये कर दिया कि कोई सरकारी कर्मचारी है तो वो बिजनेस में हाथ नहीं डाल सकता, वो बिजनेस नहीं कर सकता। कोई टीचर है तो वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, कोई डॉक्टर है तो मेडिकल प्रैक्टिस बाहर नहीं कर सकता। आपने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि भाई एक सरकारी कर्मचारी मतलब केवल सरकारी काम करेगा। अब सरकारी काम करेगा, रिटायरमेंट पर आपने भरोसे छोड़ दिया मार्केट के। मार्केट का आप हाल 2 साल से देख रहे हैं, लोगों के 4-4, 5-5 लाख रुपए डूब गए। अब उन्हें पेंशन ढंग से नहीं मिलेगी तो वो सरवाइव कैसे करेंगे? तो भी तो जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आएगी। जी। जब 50 लाख, 98 लाख, 1 करोड़ लोग मतलब पेंशन के दायरे से बाहर हो जाएंगे, 30-32 साल सेवा करने के बाद जीने लायक भी पेंशन नहीं पाएंगे, उस समय ये जिम्मेदारी किसकी होगी? ये भी तो एक सवाल है। वो जिम्मेदारी भी तो सरकार के ऊपर ही है, क्योंकि वो भी तो देश के नागरिक हैं। जी। जिस तरह से बाकी वृद्ध लोग सरकार की जिम्मेदारी है, महिलाएं सरकार की जिम्मेदारी है, विद्यार्थी सरकार की जिम्मेदारी है, या जितने भी डिप्राइव्ड वर्ग हैं वो सारे लोग सरकार की जिम्मेदारी है, तो ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। तो हम जो बात कर रहे हैं कि एक ऐसी पेंशन स्कीम को डिजाइन करना जहां कर्मचारी का, चलो ठीक है, हमने ये कहा कि अगर हमारे रिटायरमेंट पे 1 करोड़ रुपए हमारा कंट्रीब्यूशन बना है, तो आप हमसे पूछ लो कि हम कुछ पैसा कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते। पहले दूसरी बात ये कि सरकार का पैसा अगर हम नहीं लेना चाहते, क्योंकि सरकार तो दे चुकी, पूरी उम्र उसने जो जितना देना था दे दिया, वो एक बार सरकार की जेब से निकला, दोबारा सरकार की जेब में नहीं पहुंचता है। तो जी। हम कम से कम वो पैसा सरकार को वापस दे रहे हैं पेंशन के एवज में। फिर ओके। सरकार को क्या दिक्कत है? एक बार इस चीज को भी स्टडी कर ले सरकार। ठीक। एक बार म- हम लोगों के साथ बैठ करके बातचीत कर ले ठीक है, सरकार, इस मंजीत मुद्दे को बाबू। सुलझाया जा सकता है। जी। लेकिन मनजीत बाबू, आपने अपने संबोधन में कहा कि सरकार चाहती है कि एक ऐसा पेंशन मॉडल लाया जाए, तो सरकार तो लाई भी थी सर। यूपीएस को लेकर कहा गया कि एश्योर्ड पेंशन मिला जाएगा, फैमिली पेंशन को लेकर बहुत चीज़ें दुरुस्त की गई, कहा गया 50% वो भी मिलेगा, तमाम चीज़ें कहेंगे। लेकिन उसके बावजूद आउट ऑफ मतलब समझिए कि बड़ी संख्या में लोगों ने जो है यूपीएस को ऑप्ट नहीं किया। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, जो आंकड़े थे, 1,22,000 समथिंग लोगों ने ही जो है यूपीएस को ऑप्ट किया था। उसके बीच में ये खबरें आने लगी ये कि जो लोग ने स्विच किया या नहीं कर पाए, उन लोगों की पेंशन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। एनपीएस और यूपीएस को लेकर मेरा आपसे प्रश्न है सर। आज तक कई कर्मचारी ये भी शिकायत आपसे करते रहते हैं या तमाम प्लेटफॉर्म्स पर ये शिकायत करते हैं कि मामूली पेंशन मिल रही है, 300, 500, 2,000, 3,000, 5,000 रुपये मिलते हैं। ऐसे में कैसे मेरा गुजारा होगा? उन मुद्दों पर आपकी क्या राय है? देखिए विशाल जी, पहले भी हम लोगों ने ये कहा था, यूनिफाइड पेंशन स्कीम उस व्यक्ति के लिए अच्छी हो सकती है जिसकी सेवाएं 30 साल से लंबी है और वो एक बेहतर सैलरी स्ट्रक्चर में आते हैं। मतलब उनका कम से कम सैलरी स्ट्रक्चर लेवल 9-10 से ऊपर हो। तो जो इसमें लोग गए हैं वो आप देखिए, क्लास 1 ऑफिसर्स हैं मैक्सिमम, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन लोगों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच किया। दूसरी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सपोज दैट अगर आज मैं रिटायर होता हूं तो मेरे पास टोटल 50 लाख है, जिसमें से 20 से 25 लाख मेरा है और 20 से 25 लाख सरकार का है, 25 से 30 लाख सरकार का है। तो उस अगर मैं रिटायर होता हूं तो मेरी पेंशन मुश्किल से 36-37% बनेगी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। और जो मेरा 20 से 25 लाख रुपया है, उसमें से मुझे महज 3 से 4 लाख के रूप में वापसी मिलेगी। अब आप सोचिए, अगर मैं आज 60 साल का हो रहा हूँ, सरकार मुझे 3 लाख और 4 लाख रुपए देकर के घर भेज रही है और पेंशन में भी कटौती कर रही है, तो सरकार को कहीं तो झुकना पड़ेगा कहीं। फिर दूसरी बात ये कह रही है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट अगर आपने लिया 20 साल के बाद या 25 साल के बाद, तो भी आपको 5, 10, 15 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, जब तक कि आप 60 साल के नहीं हो जाते। तो ये गैर लॉजिक बात कही गई ना। अगर सरकार वॉलंटरी रिटायरमेंट को भी ठीक कर देती, तो भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती थी। जी। आपने एक तरफ तो आज भी जो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है उसे आज ही से पेंशन दे रहे हो, उसी के साथ नौकरी करने वाला अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो उससे कह रहे हो आप 10 से 15 साल इंतजार करो, क्योंकि अभी आपकी एज 50 साल हुई है, आप 10 साल इंतजार करो, 10 साल बाद पेंशन देंगे। अगर 10 साल वो काम करने की स्थिति में रहता तो नौकरी से वॉलंटरी रिटायरमेंट क्यों लेता? और लेने वाले लोग भी कितने होते हैं? तो ये इस तरह का जो इंजस्टिस है, ये भी एक वजह है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फ्लॉप होने की। ओके। केवल उसके बाकी प्रोविजन ही नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कर्मचारी का अंशदान बेहतर तरीके से अगर वापस किया गया होता, तो शायद कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में चले जाते, लेकिन वो किया नहीं गया। हम अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो लमसम अमाउंट है उसे आप 5 गुना कर दो। लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम में चले जाएंगे, वॉलंटरी रिटायरमेंट उसी दिन से पेंशन का प्रावधान कर दो, कर्मचारी का अंशदान भी वापस मिल जाएगा, उसे ओपीएस भी मिल जाएगा। ओके। एक एक दो लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, कि जिस तरह से अभी मूड माहौल है, आप तो कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी तेज़ी से जो है 8वें वेतन आयोग की जो है गाड़ी आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन सर अगर किसी मायने में अगर ये रिपोर्ट आने में देरी होती है तो इसका क्या खामियाजा होगा? आपसे समझना चाहेंगे, क्या भत्तों पर इम्पैक्ट पड़ेगा, सैलरी पेंशन और डिले से आता हुआ दिखेगा, या क्या चीज़ें होंगी सर? देखिए, अगर लेट होने की बात, चूंकि मैं तो ऐसे नहीं देख रहा हूँ इसको कि ये लेट होगा। जी। मुझे लग रहा है कि हम नए साल में बढ़ी हुई पेंशन, बढ़ी हुई सैलरी के साथ मतलब शुरुआत करेंगे। लेकिन ओके। फिर भी अगर ग्लोबल ग्लोबल सिनेरियो या इंडियन सिनेरियो कुछ ऐसे बन जाते हैं, जैसे इंडो पाक जब बीच में हो गया था, पे कमीशन के जी। मतलब अनाउंसमेंट करने के बाद इंडो पाक कोलिजन शुरू हो गया था, ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो चीजें डिले हो जाती हैं। लेकिन उसके लिए भी हमने एक मॉडल सुझाया था सरकार को कि जनवरी 2024 के आसपास पे कमीशन, हमारा जो डियरनेस अलाउंस है वो 50% हो गया था। तो आप हमें इंतरिम राहत के तौर पर अभी फिलहाल जितना भी डीए है उसको मर्ज कर दीजिए 1 जी। जनवरी 2026 में। यानी 1 जनवरी 2026 को 60% डीए मर्ज कर दीजिए और उसको बेसिक सैलरी में कन्वर्ट कर दीजिए 1.6 को। तो उससे बढ़ी हुई तनख्वाहें देना शुरू कर दीजिए। पे कमीशन डिले अगर होता है उन परिस्थितियों में, तो लोग कम से कम इस चीज को मतलब जो है उसको वैल्यू भी देंगे कि चलो मतलब वाजिब परिस्थितियां बनी हुई हैं पे कमीशन डिले होने की। हम्म। तो ऐसे में क्या है कि कर्मचारी का मन खट्टा नहीं होता और उसे ये लगता है कि सरकार उसको भरोसे में ले रही है और उसकी चीजों को ख्याल कर रही है। तो जो अंतरिम राहत के तौर पे 1 जनवरी 2026 से 60% डियरनेस अलाउंस अगर सरकार मर्ज कर दे, तो बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। सरकार के ऊपर एकदम से जो एरियर के रूप में पे कमीशन का जो लोड पड़ेगा वो भी नहीं पड़ेगा, वो कम से कम पड़ेगा।